Hello and welcome to our channel Biomagic. I am MBBS second year student. We are going to discuss urine formation. Okay, urine formation is important. यूरिन हम लोग बनाते कैसे कैसे हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मेनली 3 प्रोसेसेस. हम लोग एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से देख रहे हैं, ठीक है. धीरे धीरे देखेंगे, आराम से देखते चलते हैं. यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होती है. व्हाट इज़ द नेम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस. तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स है. स्टेप्स को लिखते हैं. कितनी है टोटल स्टेप्स? 3. पहला स्टेप यूरिन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नाम से ही पता चल रहा है वाई दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलर मीन्स ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर आकर के फिल्ट्रेशन हो रही है. उसके बाद फिल्टर जब होती है तो कुछ चीज़ें रिअब्जॉर्ब होती है, ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन. उसके बाद जब रिअब्जॉर्प्शन होती है उसकी कुछ सिक्रेट भी होती है. तो ये प्रोसीजर सीक्वेंस में याद रख रहोगे. सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन एंड देन थर्ड स्टेप इज द सिक्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है फर्स्ट स्टेप है, जो कि कहाँ होती है? नाम से पता चल रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर होगी. तो कितनी ब्लड फिल्टर होती है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एवरेज 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होती है. 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट, ब्लड पर मिनट फिल्टर होती है. दैट इज़ कॉल्ड रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे रीनल ब्लड फ्लो इसको बोलते हैं. और ये रीनल ब्लड फ्लो 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प डाउन टू ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. जितनी भी ब्लड हार्ट से पंप होती है 1 मिनट में, उसका 1/5 दैट इज़ अप्रॉक्स 20% जो होती है ये हमारे पास किडनी के पास आती है. अब हम लोग सेगमेंट्स में देखेंगे क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है. अब जो फिल्ट्रेशन होती है, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप को पढ़ रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन जब हो रही है तो फिल्ट्रेशन के लिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन चाहिए. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या चीज़ें होती है? तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में. एक होती है हमारे पास बोमन्स कैप्सूल्स की एपिथीलियम, ठीक है, कैप्सुलर एंडोथीलियम, ठीक है. और उसके बाद ब्लड एंडोथीलियम होती है. और थर्ड होती है दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन दिस 2, यानी ये एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल्स. जो हमारे पास फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 पार्ट्स होती है इसकी. क्या क्या चीज़ें होंगी? ये होती है एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल्स. एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल्स को BC लिख रहे हैं, ठीक है. और दूसरी होती है ब्लड एंडोथीलियम. और जो थर्ड होगी वो होगी दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये 3 चीज़ें मिलकर के हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है, ठीक है. ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन दिस 2 लेयर्स. एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल्स को इसको पोडोसाइट भी बोलते हैं. एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल्स को पोडोसाइट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है. आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर. अरेंज्ड कैसे होती है पोडोसाइट्स? ये अरेंज्ड होती है इंट्रिकेट मैनर में, अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड होती है, इंट्रिकेट मैनर अरेंज्ड में अरेंज होती है. टू सो as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. ये इस तरह से इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है ताकि यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो, ठीक है.
टू लिव स्पेस क्रिएट हो, जिस स्पेस का नाम देते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो इंट्रिकेट मैनर में क्यों अरेंज होती है? ताकि एक स्पेस बनती है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्ट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्ट्स, इंट्रिकेट मैनेजमेंट का ये फ़ायदा होता है। देयरफॉर ब्लड इज़ फिल्टर्ड सो फाइनली, इतनी फाइनली फिल्टर होती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंसिडर इस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। वाई दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? समझ रहे हैं आप क्यों इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं हम लोग? सॉरी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, जब फिल्ट्रेशन होती है तो फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा बॉमन्स कैप्सूल्स के थ्रू फिल्टर होती है। एक्सेप्ट प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्यों फिल्टर नहीं हो पाती है? प्लाज्मा प्रोटीन क्यों फिल्टर नहीं हो पाती है? इसकी साइज लार्जर होती है, ये लार्ज साइज की होती है। दूसरी, इस पर नेगेटिव चार्ज परसेंट होते हैं, ठीक है। ये लार्ज साइज की होती है, नेगेटिव चार्ज परसेंट होती है। ये है फिल्ट्रेशन। किया फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, ये आपकी फिल्ट्रेशन को हम लोग बता रहे हैं फिल्ट्रेशन कैसे कैसे होती है। सपोज ये आफ्रेंट आर्टरियोल है, यहाँ पे थी आपकी हर्ट, ये हर्ट थी। हर्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना। यहाँ हर्ट है, ब्लड पंप हुई, हर्ट से ब्लड निकली। अब हर्ट से जब ब्लड निकली है 100%, तो इसमें से 20 से 25% ब्लड, 20 से 25% ऑफ द पम्प्ड ब्लड कहाँ जाएगी? गोज़ टू किडनी। ये किडनी में जा रही है, गोज़ टू किडनी। किसके थ्रू आया? आफ्रेंट आर्टरियोल। ये ब्लड आई आफ्रेंट आर्टरियोल से कहाँ जाएगी? बॉमन्स कैप्सूल्स के अंदर। ये ब्लड आई बॉमन्स कैप्सूल्स के अंदर। अब बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जब ब्लड आई है तो ब्लड के पास क्या क्या होती है? तो ब्लड के पास जो जो चीज़ होगी सब चीज़ आएगी। ब्लड के पास प्लाज्मा होती है तो प्लाज्मा आएगी ब्लड के पास। उसके बाद क्या होती है? प्लाज्मा के बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जो ब्लड प्लाज्मा आई तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होती है? प्लाज्मा के अंदर वाटर होती है 90-93%। उसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट्स होती है, इनऑर्गेनिक पार्ट्स होती है, ऑर्गेनिक पार्ट्स और इनऑर्गेनिक पार्ट्स। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती है। तो सारी चीज़ें फ़िल्टर होगी, लेकिन ये फ़िल्टर नहीं हो पाएगी प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब सपोज यहाँ पे आई, अब ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? छन्नी है, कुछ नहीं है। ग्लोमेरुलस एक छन्नी है। छन्नी के नीचे क्या लगी हुई है? आपकी कप लगी हुई है। बॉमन्स कैप्सूल एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है। क्या ये कप है? कप के अंदर आपको चाय छाननी। सपोज हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय कुछ नहीं है, चाय के अंदर आपकी क्या है? ब्लड है। चाय कुछ नहीं है, चाय ब्लड है। अब ब्लड के अंदर क्या है? जब चाय बनती है तो चाय में क्या होती है? दूध होती है। तो यहाँ पे दूध की जगह हम लोग जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के अंदर वाटर होती है, उसको मानते हैं। उसके बाद उसके अंदर चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं। तो यहाँ पे चीनी और पत्ती में आप सपोज मान लें कि चीनी को अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, अदर प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट मान लें।
और अब एक चीज़ और होती है जो चाय की पत्ती होती है। तो पत्ती कुछ नहीं है चाय की पत्ती को आप मान लें प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। क्यों? अब जब चाय छाननी है हमको, तो चाय छानने के लिए छन्नी चाहिए। नीचे में हम किस में छाननी है? बर्तन में छाननी है, यानी कप में छाननी है। तो ये बोमन्स कैप्सूल आपकी कप है। और ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस को आप छन्नी माने। ग्लोमेरुलस आपकी चाय की छन्नी है। अब चाय माने ब्लड आई। तो इसमें दूध और चीनी कहाँ चली जाएगी? इस बोमन्स कैप्सूल यानी कप के अंदर चली जाएगी। दूध और चीनी, दूध में क्या है? वाटर है, और अदर प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अदर प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? यहाँ पे चाय की पत्ती। जब हम लोग चाय को छानते हैं तो चाय की पत्ती को हमें ऊपर ही रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें नीचे आती है। तो चाय की पत्ती, जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो पत्ती को हमें चाय की छन्नी के ऊपर ही रखना होता है। तो इस छन्नी में ही प्लाज्मा प्रोटीन्स रह जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर नहीं आ पाएगी। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ये है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स पहली बात नेगेटिव चार्ज होती है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होती है बोमन्स कैप्सूल्स की। तो नेगेटिव रेपल्सन काज करेगी। दूसरा, ये लार्ज साइज की होती है, तो ये इसके अंदर नहीं आ पाती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं हो पाती है, ठीक है। अब तो ये थी फिल्ट्रेशन। अब इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स की कर रही है। दैट्स वाई कॉल्ड ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहली स्टेप थी जो कि बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर चल रही थी, ठीक है। अब ये 20 से 25% है। तो हम देखते हैं क्या है फिल्ट्रेशन में। यहाँ पे देख रहे थे, हाँ, 20 से 25% आई। तो अब कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट ब्लड पंप, दैट इज़ कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कितनी होती है? 5 लीटर, यानी 5000 ml पर मिनट। अब 5000 ml का 20 से 25% आप देखते हैं तो ये क्या है? ये 1100 से 1200 ml पर मिनट, यही है। तो 20 से 25%। और ये क्या हो रही है? दैट इज़ कॉल्ड रीनल ब्लड फ्लो, आरबीएफ। क्यों आरबीएफ बोल रहे हैं? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट 20 से 25% कार्डियक आउटपुट जो हमारे पास होती है वो किडनी के अंदर जा रही है और फ्लो हो रही है। तो ब्लड कहाँ फ्लो हो रही है? किडनी के अंदर। कितनी ब्लड फ्लो हो रही है? 20 से 25%, जो कि 1100 से 1200 ml पर मिनट है। दैट इज़ रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो हुई, इसमें इस रीनल ब्लड फ्लो का 52 से 55% ये प्लाज्मा होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जितनी भी ब्लड फ्लो होती है उसका प्लाज्मा कितना होता है? 52 से 55%। ब्लड का 52 से 55% प्लाज्मा है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कितनी होगी? रीनल प्लाज्मा फ्लो इसका 52 से 55% होगा रीनल ब्लड फ्लो का। तो 1100 से 1200 ml का 52 से 55% जब निकालते हैं तो हमें 625 ml के करीब आती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो आरपीएफ 52 से 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। जितनी भी अमाउंट ऑफ ब्लड किडनी में गई है उसका 52 से 55% प्लाज्मा होगा, क्योंकि हमको जानते हैं किसी भी ब्लड का प्लाज्मा 52 से 55% होता है। तो ये आपको 625 ml पर मिनट आ जाएगी। कहाँ से आएगी? जब हम 1100 से 1200 ml का 52 से 55% निकालेंगे तो ये 625 ml पर मिनट आ जाएगी। दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये तो थी हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुए किडनी में पर मिनट, जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, 1 मिनट में जितनी भी फिल्ट्रेट आई है किडनी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। और जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल की 125 ml पर मिनट होती है। यानी जितनी भी रीनल प्लाज्मा फ्लो हुई है उस रीनल प्लाज्मा फ्लो से जितनी भी अमाउंट ऑफ ब्लड, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, जितनी भी अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर फिल्टर हो गई है दैट इज़ कॉल्ड जीएफआर। ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गया जीएफआर 125 ml पर मिनट होती है। और अगर पर डे की बात करें तो ये 180 लीटर पर डे होती है। 180 लीटर पर डे होती है। वो आपके एनसीईआरटी में सारी चीज़ें बुक में मेंशन की गई है, ठीक है।
अब किडनी के पास इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जैसे कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus होती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus क्या है? स्पेशल सेंसिटिव रीजन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जक्स्टा मतलब जक्स्टा में जंक्शन होती है, ग्लोमेरुलर apparatus के जंक्शन पे एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होती है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म होती है एंड in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole of their contact। जब जक्स्टा ग्लोमेरुलर जब GFR कम होती है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो होती है वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही GFR कम होगी, BP कम होगी, तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो afferent arteriole के पास होती है, ये afferent arteriole है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, स्पेशियल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर होती है ब्लैक कलर की जिसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, और दोनों मिलकर के जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus की फॉर्मेशन करती है। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus BP या GFR जैसे ही कम होती है तो ये हाईली सेंसिटिव होती है और एक रास मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे रास मैकेनिज्म को, वहाँ से BP और GFR नॉर्मल होती है, ठीक है, और GFR को नॉर्मल करती है। अब कंपेयर वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम बाय द पर डे 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज। जो यूरिन रिलीज होती है 1.5 लीटर्स होती है। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनी, लेकिन यूरिन कितनी बन रही है? यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर्स बन रही है। इसका मतलब है इस 180 लीटर में से मोर देन 99% या नियरली 99% चीज़ें फिर से वापस चली जा रही है। 180 लीटर जो फिल्टर हुई थी उसमें से 99% कॉन्स्टिट्यूएंट जो है फिर से फिल्ट्रेट का वापस हो जा रही है, यानी रीअब्जॉर्ब हो जा रही है। बाकी एक्सक्रीट कितनी हो रही है? 1.5 लीटर होती है। दैट इज़ अब हम लोग रीअब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन फॉर्म्स आइदर बाय द एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, वापस खींच लेती है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम यानी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये PCT के अंदर रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब होती है वाटर जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। कैसे रीअब्जॉर्प्शन होती है? रीअब्जॉर्प्शन की बात करें दो तरह से होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव किसकी होती है? तो पैसिव होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की, और एक्टिव किसकी होती है? तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड्स है ETC, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाती है। अब जो इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन है उसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की भी। वाटर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब पैसिवली, ठीक है। ये आपकी इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन थी, सेकंड स्टेप थी रीअब्जॉर्प्शन, और अब लास्ट स्टेप है थर्ड इज द सिक्रेशन। तो कुछ चीज़ें सिक्रेट होती है, यानी कुछ चीज़ें किडनी टिब्यूल्स के अंदर आती है चीज़ें, दैट इज सिक्रेशन। H+, K+ and ammonia filtrate होती है। ट्यूबुलर secretion also important steps in the urine formation as it helps in maintenance of ionic and acid base balance of the fluids। तो ठीक है, अब हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब जो टिब्यूल्स का फंक्शन क्या है, तो PCT फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स को हम लोग देखेंगे। तो PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल की बात करें तो PCT सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। PCT के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होती है। अब जब ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, तो क्यों यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है? सोचने की बात है, जहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम चीज़ों का एब्जॉर्प्शन इसी रीजन में होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर, क्योंकि यहाँ की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल सबसे ज़्यादा PCT का होता है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70-20% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस सेगमेंट, यानी हर चीज़ें लगभग PCT के अंदर ही रीअब्सॉर्ब होती है। बची कुछ चीज़ें रेस्ट ऑल DCT वगैरह में होती है। PCT also helps to maintain the pH ionic balance of the body fluids and selective secretion of hydrogen ion। यहाँ पे H+,
के प्लस NH3 का सिक्रीशन भी होता है, NH3 का सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। इनटू फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। जैसे हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारी है टोटल पीसीटी के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई, उसका रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ये टिब्यूल्स है, टिब्यूल्स से कोई भी चीज़ का ब्लड के अंदर जाना, टिब्यूल्स के बाकी बाहर क्या है, ब्लड वगैरह, तो टिब्यूल्स से बाहर जाना, ब्लड में जाना, दैट इज़ कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो बाहर की तरफ जो एरो है ये एरो रीअब्जॉर्प्शन को बताती है, और जो टिब्यूल्स के अंदर आती है वो एरो सिक्रीशन को बताती है। यानी टिब्यूल्स के अंदर ये एरो जा रही है, ये सारी एरो सिक्रीशन को बता रही है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है, बाइकार्बोनेट्स की हो रही है, NaCl की हो रही है, वाटर की हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की हो रही है, K+ की हो रही है। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये सारी चीज़ें कहाँ एब्जॉर्ब होती है, रीअब्जॉर्ब होती है। तो ये हमारे पास पीसीटी के अंदर, यानी 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। और सिक्रीशन H+ K+ की होती है, K+ की भी सिक्रेशन होती है और NH3 की सिक्रेशन होती है। तो K+ को हम यहाँ ला करके लिख देते हैं, यानी ये तीन चीज़ों की सिक्रेशन होती है, ठीक है। तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि पीसीटी का फंक्शंस कंप्लीट यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं हेनले लूप के अंदर, क्योंकि पीसीटी के बाद हमारे पास क्या है, ये हेनले लूप है, लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, और जब ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग लिम्ब आएगी, ठीक है। हेनले लूप में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, सबसे कम असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट है यार, रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम हेनले लूप में होती है, और वहाँ पे भी मिनिमम असेंडिंग लिम्ब में होती है। दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेटल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में हेनले लूप का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ये वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर को तो रिएब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है, यानी वाटर यहाँ से रिएब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जो असेंडिंग लिम्ब होगी, ये असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो परमिएबल है, ये जस्ट रिवर्स होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो परमिएबल है, लेकिन यहाँ से वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है, जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है, ठीक है। allows ascending limb allows impermeable to water, allows transport of electrolytes actively or passively. Concentrated filtrate pass upward, it gets dilute due to passage of electrolytes to the medullary fluid. अब सोचिए यहाँ पे वाटर बाहर निकल रही है, वाटर जब बाहर निकलती जाएगी तो कोई भी चीज़ सॉल्यूशन बनी हुई है सपोज यहाँ, और यहाँ से वाटर निकल रही है, पानी निकालेंगे तो यहाँ पे चीज़ें गाढ़ी होगी नहीं, और जैसे जैसे नीचे आएंगे पानी और निकलती जाएगी पानी और निकलती जाएगी, और जितनी ज़्यादा पानी निकलेगी यहाँ पे चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, लूप ऑफ हेनले के नीचे वाले पोर्शन में मिलती है, ठीक है, जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले असेंडिंग में कन्वर्ट होना चाहती है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन या हाईएस्ट ऑस्मोलरिटी होती है, और ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ये हम लोग देखेंगे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, वाटर अब नहीं निकलेगी, अब इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलना स्टार्ट हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रही है। तो सपोज मान लीजिए कोई सोल्यूशन था, सोल्यूशन के अंदर वाटर है यानी पानी है, और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में नमक है, नमक और पानी का मिश्रण था। तो यहाँ से पानी निकल रही थी तो नीचे नीचे कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे पानी नहीं निकल रही है, अब नमक निकल रही है, यानी सोल्यूट निकल रही है असेंडिंग लिम्ब में। अब सोल्यूट बाहर जाएगी तो पानी की अमाउंट बढ़ेगी, तो कोई भी चीज़ डाइल्यूट होगी, गाढ़ी पतली होगी नहीं होगी, पतली होने को डाइल्यूट बोलते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होती जाएगी, वाटर तो नहीं निकल रही है तो चीज़ें डाइल्यूट होती जाएगी, यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल होती है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे लूप ऑफ हेनले को। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर आते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होती है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यानी हर वक्त नहीं होती है, कंडीशन वो
के अकॉर्डिंग होती है। DCT को ऑल्सो कैपेबल होती है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ एंड NH3 टू मेंटेन दी H+ K+ एंड NH3 का सिक्रीशन यहाँ भी होता है, जो कि वहाँ PCT में भी हो रहा था, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट का रिएब्जॉर्प्शन यहाँ भी होता है, और यहाँ पे कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का और वाटर का कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल। यानी यहाँ भी रिएब्जॉर्प्शन होगी, और बाइकार्बोनेट की रिएब्जॉर्प्शन यहाँ भी हो रही है। और सिक्रीशन की बात करें तो H+ K+ और NH3 यहाँ पे ये चीज़ें सिक्रीट होती है। ठीक है, और यहाँ इसके वजह से pH मेंटेन रहती है, सोडियम पोटेशियम पंप बैलेंस रहती है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। ये है कलेक्टिंग डक्ट आपकी CD कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग डक्ट होती है, लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पैड्स ऑफ द मेडुला। कॉर्टेक्स से पूरे मेडुला में फैली हुई है। देखिए यहाँ से कॉर्टेक्स से स्टार्ट किए थे, ये कॉर्टेक्स थी, ये ऊपर वाली चीज़ें कॉर्टेक्स है, और ये मेड्यूला है। पूरे कॉर्टेक्स और पूरे मेड्यूला में ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी फैली हुई है। देखिए ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, पूरी कॉर्टेक्स टू मेडुला में फैली हुई है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी reabsorb from this region to produce a concentrated urine। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर reabsorb होती है यहाँ से, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर reabsorb होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर reabsorb होती है, जिसकी वजह से यूरिन क्या होती है, जैसे जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है, और 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर इस यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जो कि इनिशियल फिल्ट्रेट का 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट होता है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस कंसंट्रेशन मैकेनिज्म को देखेंगे। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी देखेंगे। फिलहाल अभी तक हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें, इजी वे में रिवाइज़ करने की कोशिश करें। पूरी पॉइंट NCERT से, इससे बाहर कुछ नहीं आती है यार, बिलीव करके देखिए। एक बार बिलीव हो जाए ना, आप पढ़ना स्टार्ट तो करो, काफ़ी मज़ा आएगा। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलो साथ में, और चीज़ को मेमोराइज टिप ऑफ माउथ होनी चाहिए हर एक चीज़। चाहे बहुत ही कम आपको अगर चीज़ें याद है ना, तो पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू।